अगला चैप्टर है चैप्टर 4। तो ये क्या है, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मेणा, भील जनजातियों ने किया। तो पहले आता है मेर विद्रोह। तो मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों में भूभाग मेवाड़, मारवाड़, अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनके राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। तो मेरों पर इनका क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, पर आते किसमें थे, मेवाड़ में, मारवाड़ में और अजमेर में। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट एफ विल्डर ने झांक व अन्य गांवों जो कि मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौतों का तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। तो किसने आक्रमण किया था, विल्डर ने आक्रमण किया था किस पे, मेरवाड़ा पे। फिर उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया, मेरों को दंडित किया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रक्रिया स्वरूप मेरों ने 1820 से के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया, अपने क्षेत्रों में पुलिस चौकियां, थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झांक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ मारवाड़ राज्य को भयभीत कर दिया। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत अत्यंत व्यापक व भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया तथा सिपाहियों को मार दिया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़, मारवाड़ संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जन धन की हानियां हुई। यह सेनाएं 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन व्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। तो मेरों से गठित बेटवाड़ा बटालियन बना दी इन्होंने। फिर लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियां प्रारंभ की। इस प्रकार 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहा। तो क्या करा मेरों में, मेर कौन सा क्षेत्र है, एक तो अजमेर का है, एक मेवाड़ और मारवाड़, इन तीनों के जो बीच का पार्ट है वो है। और यहाँ पे सबसे पहले अटैक किया किसने, विल्डर ने। और फिर इन्होंने क्या है, वहाँ पे क्या है, मेरवाड़ा बटालियन भी स्थापित की। वो कहाँ पर की, ब्यावर में 1822 में। और इन पे जो अटैक किया था वो तीनों की सेनाओं ने किया था, मेरवाड़, मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़ और अंग्रेजी सेना तीनों ने। ठीक है, फिर अगला चलते हैं। तो भील विद्रोह। तो भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1818 के पश्चात ऊपर स्थापित अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। 1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथों में ले लिया था, उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा, संधि की पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया। भील राज्य व जागीरदारों की सेनाओं में नियमित व अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। इन सेनाओं के भंग होने के कारण बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होता। पांचवा, भील अपनी पाल के समीप ही गांवों की रखवाली चौकीदारी गांवों से रखवाली तो पाल के समीप ही गांवों से रखवाली यानी चौकीदारी कर नामक कर तथा क्षेत्रों से गुजरने वाले माल पर यात्रियों से बोलाई सुरक्षा कर लेते थे। बोलाई क्या है, सुरक्षा कर यात्रियों से। और रखवाली क्या है, चौकीदारी कर है। जेम्स टोड ने अपने राज्य की आय में
राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों से अनेक उनके ये अधिकार छीन लिए और यह भील विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने परंपरागत अधिकार छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो 5 कारण हैं इसमें, ठीक है? तो ये सब कारण देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है इनमें कौन सा कारण है। फिर 1818 में अंत तक 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकाबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की असफलता ने भील विद्रोह को अधिक तीव्र कर दिया। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह दबाने में सफलता प्राप्त की। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की। 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 को समझौता कर लिया। इस प्रकार समझौता डूंगरपुर राज्य की सीमुर, वारू, देवल और नंदू पालो के भीलों ने भी किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु उनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 में ग्रासिया भील मुखिया दौलत सिंह, याद रखना है दौलत सिंह, एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेज व उदयपुर राज्य ने 1838 तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिसमें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर दिया। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पत्ती पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय किया। 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कौर की गठन की स्वीकृति दे दी। कब? 1841 में। फिर मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया और मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा व कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई, तो खेरवाड़ा में और कोटड़ा में, ठीक है। फिर अंग्रेज के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सकते थे। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भी विद्रोह हुए। इसी समय माही काठा एजेंसी के अंतर्गत ओसिना गुजरात व सिरोही राज्य के भील ग्रासिया विद्रोही हो गए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वासवो के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। तो कहाँ का बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को कुंवर जीवे वासवो के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास बेचा। अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। तो बांसवाड़ा का था कौन सा? कुंवर जीवे वासवो। फिर 1850 से 1855 के मध्य कई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं हुई, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांवों में आग लगा दी, भारी संख्या में भीलों की मौत के घाट उतार दिया। फिर 1860 तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे। राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आने लगी। 1863 में कोटड़ा के भील इन सब गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य को पर सौंपी। क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे, उन आधार पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया।
तथा सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 में खेरवाड़ा डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ वीर कौर ने कुचल दिया। 1872-75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियां द्वारा अशांत रहे। ठीक है। फिर 1817-73 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया। उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सैलान जाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेज व राज्यों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्र भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि व लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। ठीक है, तो याद रखना अमान सिंह और लोनारगन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? भील विद्रोह से। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। ठीक है, तो श्यामल दास भी था। और 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियां जलाकर राख कर दी। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा। बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्यवाही से बचने के लिए अधिकांश भील परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़ कर जंगल और पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेनापतियों से सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिख रिखदेव रिखवदेव में डेरे डाल दिए। ठीक है, यहाँ लगभग 8,000 भीलों ने उन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिलखपाल का गमेती नीमा। तो नीमा था पीपली का खेमा। तो प्रमुख नेता कौन थे? बिलखपाल का गमेती नीमा, पीपली का खेमा और सागत्री का जोयता थे। ठीक है, तो ये सब थे यहाँ के नेता इस बार। फिर सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भीलों के नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्यों के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानूनी विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया, किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हुई। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया था, किंतु डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज व धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंदगिरी डूंगरपुर के बेड़सा नामक गांव के निवासी जाति से बंजारा थे। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा, उनके पुत्र पुतनी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया था। वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए थे। उन्होंने धूनी स्थापित कर निशान लगाकर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन्हीं विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे। इन्हें इस पर इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार समाज धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंदगिरी उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंदगिरी के बढ़ते प्रभाव से राजा और उनके अधिकारी जागीरदार चिंतित होने लगे थे। उसका बढ़ता हुआ प्रभाव उनकी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इस उपदेशक और प्रचारकों को अपने राज्य तथा जागीर की सीमाओं से बाहर निकाल जाने पर बातें करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी। समाज सुधार धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना को छोड़ के 1910 तक एक कृषक
के रूप में गुजरात के सूत व ईडर राज्यों में राज्य के भीलों में कार्य किया। उन्होंने इस राज्यों उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पाल पट्टा में भील आंदोलन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत 21 शर्तें थी, भीलों के अधिकारों के संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में डूंगर पर स्थित मूल स्थान बेड़सा वापस आ गए। उन्होंने वहां धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना शुरू किया। सन 1911 में उन्होंने पंथ को नए रूप से संगठित किया। धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की। इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए और गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि वे क्षेत्रों के सभी मामलों के प्रभारी भी थे। वे भीलों के मध्य विवादों को निपटारा करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी की समानांतर सरकार चलने लगी थी, किंतु दूसरी ओर राजा जागीरदार द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। ईडर, सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्य तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आंदोलन के प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के राज्यों, बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। इनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनका सभी सामान जब्त कर लिया, उन्हें धार्मिक पंथ छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती व औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी व उनके शिष्यों को सामंती औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पर पहुंचे, जहां भीलों को पहाड़ी पर एकत्र होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे, साथ में राशन पानी हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों से सूंठ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्यों की चौकन्ना कर दिया और सभी ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों के युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेस्ली राइफल की 1 कंपनी व 7वीं राजपूताना रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भील जमावड़ों को कुचलने के लिए पहुंची थी। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौज ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थी। वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे नहीं टिक सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों पर अंधाधुंध गोलियों का भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके उपरांत भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार 100 भील मारे गए थे और 900 भीलों को बंदी बना लिया गया था। इसके साथ ही गोविंदगुरी और वह पूंजिया को भी बंदी बना लिया था। तो याद रखना, गोविंद गुरु और पूंजिया कहाँ से रिलेटेड है, यहाँ से ही रिलेटेड है। ठीक है, फिर आगे भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे, क्योंकि उन्हें अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंद गुरु की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया। 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे सूंठ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहने लगे। इस स्थान पर सभी क्षेत्र के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। तो ये थे अपने कौन, गोविंद गुरु थे। तो इन्होंने फिर क्या है, बाद में कहाँ रहने लग गए थे, झालोद नामक गांव में, पंचमहल अहमदाबाद संभाग के में। फिरोजपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय
झाड़ू ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ू ठिकाने के जागीरदार से कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने क्या करी, अपनी नौकरी छोड़ दी, ठीक है, और परचून व्यवसाय आरंभ कर लिया। वह भील क्षेत्र में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्र विचित्र मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों में के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक आंदोलन भी आरंभ किया। एक आंदोलन का उद्देश्य राज्य व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों तो झाड़ू जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों को चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले और उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वे असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। वे भीलों के साथ ऐसा ही आंदोलन छोड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया। जब बिजोलिया के नेताओं ने समर्थन का आश्वासन मिल गया, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 21 जुलाई में भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। जाडोल का शासक इस स्थिति से चिंतित हो गया और स्थिति को नियंत्रित लाने का ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। तेजावत की गिरफ्तारी से भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य व किसान व आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोट स्थिति उत्पन्न हो गई। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया। तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व ग्रासीय आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। सिरोही में भी ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही भीलों और ग्रासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय वे उन्हें यह भी भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज्य में आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर ग्रासीय आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने ग्रासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावर ने भ्रमण करते हुए भीलों ग्रासियों की अनेक सभाएं की और उन्हें करबंदी राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान दिया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर ग्रासियों के मुख्य गांवों सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक ग्रासियों की जानें गई। फौज उन्होंने उनके घर अनाज पशु चलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बोलारिया गांव पर आक्रमण किया तथा गांव का बहुत बड़ा हिस्सा जला दिया। इसमें 11 आदिवासियों की जानें गई। 6 मई को भूला एवं नवावास गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा था। इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया था। विसरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भील व ग्रासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, बलोलिया और
अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल अफसर से 11-12 मई 1922 को मिले एक ही की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान अधिकारियों ने सिरोही शासक के सुझाव क्या क्या हो गया यहाँ पे अपने आप को अलग कर दिया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है और वे इस आंदोलन को पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासी को कुछ छूट सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावर ने 1923 के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। फिर सिरोही राज्य के भाकर, सातपुरा, पिंडवाड़ा आदि प्रगणों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात प्रगणों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुए सिरोही में आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही के राज्यों के भील व ग्रासिया 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के मध्य अशांत बने रहे। राज्य जागीरदारों अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इस क्रम में सैनिक कार्रवाई की एक श्रृंखला आरंभ की गई जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गई क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां पर उदयपुर सिरोही ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं गिरा जाएगा आदिवासियों का आंदोलन शांत नहीं होगा। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव से तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तो तेजावत को जेल में ही रखा गया। 13 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो आंदोलन में कार्य नहीं करेंगे। उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह भत्ता स्वीकार किया गया और पुनः उन्हें जनवरी 1945 में एक बार बंदी बना लिया गया था जब उन्होंने भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। फिर फरवरी 1947 में जेल से रिहा किया गया। अगला है मीणा विद्रोह। तो ये है नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा मेवाड़ के प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टॉड जिनका इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदायों के लोग भली भांति परिचित थे। अतः जाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे बल्कि संबंधी रियासतों के विरुद्ध भी थे जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियां क्रियान्वयन करवा रहे थे। मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जाजपुर परगने में नया हकीम नियुक्त किया। नवनियुक्त हकीम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधार के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूखेदारों को लूटा बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हकीम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं का दमन करने के लिए कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हकीम नियुक्त किया गया। उदयपुर की सेना लेकर वह रवाना हुआ और शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंस रोड, जहाजपुर, मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीम पलटन, एकलिंग पलटन के सिपाही दो तोपों सहित इन सेनाओं के साथ जोड़े गए।
एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक, बूंदी राज्यों ने अपने राज्यों की सीमा पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राजाओं के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना समाप्त कर दिया गया। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी, बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया तो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया। मीणा सह परिवार मनोहरगढ़, देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों के तमाम प्रतिनिधियों के उपरांत लगभग 5,000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायतार्थ पहुंच गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैन्य कार्रवाई में अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी, इसलिए सेना कोई सफलता नहीं मिली। राज्य के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजेंट गवर्नर जनरल राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे। जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इन सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। मीणाओं पर नियंत्रित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए और इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह को दबाया जा सका। तो कहाँ पे? देवली में। फिर 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बना दिया गया। अनियमित, जो 1857 से 1860 तक के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीना बटालियन के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया था। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई थी। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय, अपवित्र, औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाडोली और लुहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा, आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया। 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया और मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हुआ था। तो जहाजपुर में हुआ था मीणा विद्रोह।